So we are starting a new chapter, that is formation of company. This can be in continuation to chapter number 2, forms of business organization. Otherwise this is the chapter number 7 of the book. चैप्टर नंबर 7 कई लोग इंडिपेंडेंटली कराते हैं, कई लोग चैप्टर नंबर 2 के बाद ही करा देते हैं, क्योंकि कंपनीज आपने पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, तो उसी के कंटिन्यूशन में आपका ये चैप्टर आता है विच इज़ कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. Now, what do you mean by formation of company? कि how the companies are formed. Company कैसे form होती है? What are the different stages of company? Basically, there are 4 stages of some company, जिसमें से आपका चौथा स्टेज आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है. स्टेज 1 प्रमोशन स्टेज, स्टेज 2 आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज, स्टेज 3 आपका सब्सक्रिप्शन स्टेज, और स्टेज 3 आपका सब्सक्रिप्शन स्टेज, और स्टेज 4 आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है, सिंस लास्ट ईयर ओनली. तो प्राइवेट कंपनी में आपके 2 स्टेजेस आते हैं, अदरवाइज दे आर 3 स्टेजेस. पब्लिक कंपनी में आपका तीसरा स्टेज भी आ जाता है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना 7, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा होगा पेपर में, लेकिन हम तब तक वेट नहीं कर सकते, और हमने काफ़ी कुछ हमने चैप्टर 1 और 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. आपको कोई डाउट है चैप्टर 1 और 2 में से किसी का, तो आप मेरे से पूछ लो, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 7, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी नाउ. एनी डाउट टू एनीवन इन द चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, एनीथिंग? सर बोलिए. सर मैंने चैप्टर 1 कर रहा था आपकी वीडियो देख के, तो सर उसमें वो नोट्स में यहाँ पे हुंडई की नेम्स है कुछ, ढानी, जोग, शाह, जोगू करनी. वैसे तो देखो चैप्टर नंबर 1 में जितना भी शुरू में हिस्ट्री दी हुई है ना, वो कई स्कूल्स हटा देते हैं, नहीं करवाते. नोट्स आपको अभी ग्रुप में एक दो स्टूडेंट ने शेयर भी किए थे, उसको एक बार देख लो, उस पर क्वेश्चन कैसे हैं हुए, जस्ट उसको एक बार रीडिंग कर लो, दैट इज इनफ. उसके अलावा उससे ज़्यादा वेटेज नहीं है उसकी. ओके सर. ठीक है. और पेपर में अगर मान लो एग्जाम लिख रहे हो और उसमें ऐसा कुछ आ जाता है बिल्कुल ही अजीब सा आउट ऑफ द वे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, आई विल गिव यू द आंसर उसका. ठीक है. ओके सर. मेरा कोशिश ये रहेगी कि आप पेपर खुद अटेम्प्ट करें जितना आपको आता है. अगर कोई केस स्टडी या कोई क्वेश्चन आपको फंस जाता है, या आपको लगता है कि यार मेरे को आता है, मैं रीकन्फर्म खाली करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो आप मुझसे पूछ लेना. अदरवाइज कोशिश मेरी रहती है कि मैं गंदी आदत ना डालूं ये इन चीज़ों की, लेकिन स्टिल अगर आपको लगे कि कोई पीछे है तो पीछे मैं खड़ा हूँ संभालने के लिए, बट पहले आप अपने दम पे पेपर करें, क्योंकि आगे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप मैंने एमबीए की हुई है और मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ पर ये आपके 11th-12th के चैप्टर्स वहाँ सब्जेक्ट बन जाते हैं. तो अगर आपको यहाँ ग्राउंड लेवल पे चैप्टर्स क्लियर होंगे 11th और 12th की बीएसटी के, तो वो आपको आगे काम आएंगे. सेम वे में इकोनॉमिक्स पे जो हम 11th और 12th पढ़ेंगे, 11th को जो हम पढ़ा रहा हूँ और जो 12th में हम पढ़ेंगे, वो सारा का सारा आपका कॉलेज लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, बीए, बीबीए, बीकॉम, हर जगह काम आएगा. तो जितना आप फंडामेंटली स्ट्रांग रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, चाहे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो या बिजनेस स्टडीज हो. नाउ तो द चैप्टर नेम इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे: प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज. So these are the 3 stages of company formation: promotion, incorporation and subscription stage. सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन की, तो प्राइवेट कंपनी हैज़ टू कंप्लीट ओनली द फर्स्ट 2 स्टेज, दैट इज प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और पब्लिक कंपनी हैज़ टू फॉलो द 3 स्टेजेस, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन स्टेज. कोई मुझे बताएगा कि फ़र्क क्यों है कि प्राइवेट कंपनी को 2 स्टेजेस और पब्लिक को 3 क्यों करनी होती है? एनीवन? क्योंकि पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है अपने. वेरी नाइस, वंडरफुल. पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती. प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली अपने जो कुछ सेलेक्टेड उनको एजेंसीज हैं उनको देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी
इनवाइट करती है पब्लिक को टू बाय देयर शेयर्स, और शेयर्स इशू करके फंड रेज करती है। इसीलिए पब्लिक कंपनी में हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं और प्राइवेट कंपनी में हम 2 स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज क्या है? यहाँ प्रमोशन स्टेज में व्हाट इज अ प्रमोशन? इट इज अ डिस्कवरी ऑफ बिजनेस opportunities and organization of funds, property and management ability into the business concern for the purpose of making profit। तो प्रमोशन स्टेज हम देख रहे हैं। प्रमोशन स्टेज पे क्या होता है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की किस किस टाइप के बिजनेस हम कर सकते हैं, व्हाट ऑल अदर टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू स्टार्ट अप द बिजनेस, कि किस किस टाइप के हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फंड्स को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे फंड्स हमें जनरेट करने लगाने हैं, कैसे मैनेजमेंट हमें बनानी है बिजनेस को रन करने के लिए, कितनी कैपेबल मैनेजमेंट रखनी है, और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज का पार्ट, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इनटू रियलिटी। अब सपोज मैं बैठा हूँ, मैंने मेरे दिमाग में बिजनेस आइडियाज डेवलप आए, आई डेवलप सम बिजनेस आइडियाज दैट आई वांट टू रन अ केक शॉप, और आई वांट टू रन अ क्या कहते हैं रेस्टोरेंट, और मेरे माइंड में कुछ और आ रहा है कि आई वांट टू स्टार्ट अप अ ग्रोसरी स्टोर, या फिर मुझे कोई सर्विस प्रोवाइडर बनना है। तो वो आइडियाज डेवलप करने से लेकर उसको रियलिटी तक एग्जीक्यूट करना is the part of first stage, that is called promotion stage. The who is a promoter? तो promoter कौन होता है वो देखेंगे। The person who performs the work of promotion and brings the enterprise into existence is known as a promoter। तो promotion होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडियाज को डेवलप करना, ठीक है, उसे रियलिटी में लेके आना और उस पर पूरा काम करना। तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के पीछे जो इंसान होता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर इज एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन who gives birth to a business concern। A promoter may be an individual, a firm or a company। एक सिंगल पर्सन, एक फर्म या कंपनी भी, कोई भी प्रमोटर हो सकता है जो कि कंपनी को प्रमोट करता है, बिजनेस आइडियाज को डेवलप करके उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्रमोटर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर? तो प्रमोटर के फंक्शंस क्या है? प्रमोटर क्या करता है? ठीक है, व्हाट आर द रोल ऑफ प्रमोटर या व्हाट आर द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रमोटर? सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहला प्रमोटर का काम क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, बिजनेस आइडियाज को डेवलप करना, डिस्कवर करना। बिजनेस आइडियाज को डिस्कवर करना, ये किसका काम है? ये काम है आपका प्रमोटर का। तो इट मे बी अबाउट अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। आपको नया बिजनेस शुरू करना है या आपका एग्जिस्टेंस बिजनेस में और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, ऐड करना है, तो वो किसका काम है? प्रमोटर का। तो प्रमोटर का काम है कि बिजनेस आइडियाज को डेवलप करना, क्या क्या मेरे सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करना। आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस करूं, किस टाइप की मार्केट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस शुरू करूं या कुछ चलते बिजनेस में ही मैं कुछ और नया प्रोडक्ट ऐड कर दूं। तो ये पहला फंक्शन है प्रमोटर का। The second function of promoter is feasibility studies, suitability studies. It involves the evaluation and analysis of the potential of the proposed project. मैंने एज ए प्रमोटर एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कि मुझे एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट स्टार्ट करनी है। अब चेन ऑफ रेस्टोरेंट का मतलब है हर एरिया में, हर स्टेट पे, हर लोकेलिटी में मेरा एक स्टोर होना चाहिए, एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यो चाइना है, यो चाइना के चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, बर्कोस है। तो ऐसे सपोज मैंने कोई बिजनेस आइडिया डेवलप किया। अब वो बिजनेस आइडिया को अगर मुझे रियलिटी में लाना है तो फिजिबिलिटी स्टडी में मैं ये देखूंगा, फिजिबिलिटी स्टडी में मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि जो मैं बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ उसे मैं इवेल्यूएट करके देखूंगा कि टेक्निकली, फाइनेंशियली
मॉनेटरी इकोनॉमिकली कितना साउंड है, कितना सुटेबल है, कि जो मैं बिजनेस प्रपोज किया है कि ये बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, उसको पहले मैं इवेल्युएट कर लूँ, उसको एनालिसिस कर लूँ, एनालाइज कर लूँ कि क्या ये जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो पोटेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्या मुझे इससे उतना यील्ड प्रॉफिट्स मिलेगा जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ, या सिर्फ मैंने ऐसी शौक शौक में बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर दी। ठीक है, तो जो बिजनेस हम प्रपोज कर रहे हैं उसकी इवेल्युएशन, कैलकुलेशंस करना, इवेल्युएट करना, उसको एनालिसिस, एनालाइज करना कि क्या ये वाकई उतना पोटेंशियल वर्थ है इस बिजनेस को स्टार्ट करना, वो सब हम देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडीज में। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, जैसे सेकंड हु इज मिसिंग, अभी कोई गायब हुआ है, आर्यन है, ऋत्विक है। यस। आर्यन का कनेक्टिविटी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है वो बेचारा। ओके, सो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन ऑफ प्रमोटर में जो आपका फिजिबिलिटी स्टडी सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट आता है टेक्निकली फिजिबल। टेक्निकली जो आप बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, टेक्निकली कितना फिजिबल है, कितना सूटेबल है। टेक्निकल सूटेबल का मतलब है कि आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या आपके पास एडिक्वेट इनफ टेक्नोलॉजी है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मान लो कोई मैंने बिजनेस शुरू किया है, सपोज मुझे लेट सपोज मुझे वॉच घड़ी, मुझे वॉच बनानी है, तो वॉच बनाने के लिए क्या मुझे हर बार मुझे वॉच बनाने के लिए कंटिन्यूसली मुझे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, हर बार मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हर बार मुझे क्या रॉ मटेरियल प्रॉपरली मिल जाएगा, क्या मेरे पास इतना इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं बड़े ऑर्डर ले सकूं। ठीक है, एडिक्वेट, क्या मेरे पास प्रॉपर इनफ टेक्नोलॉजी है, मतलब उतनी एडवांस, उस एडवांस या क्या कहते हैं वर्थ टेक्नोलॉजी है जो कि मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए ठीक रहेगी। तो टेक्निकली मैं बिजनेस कितना साउंड है, दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिर आता है इसके बाद आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब है कि प्रोजेक्ट जो हमने शुरू करना है उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए। ठीक है, इफ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर लार्ज फंड्स विच कैन नॉट बी रेज विद इन द अवेलेबल मीन्स, इट इज अ बेटर टू स्टॉप दैट प्रोजेक्ट। अब मेरे सामने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या मेरे पास इतने फंड्स हैं कि मैं बिजनेस को सस्टेन कर पाऊंगा, क्या मैं उस प्रोजेक्ट को लंबा चला पाऊंगा, क्या उतने मेरे पास फंड्स हैं कि नहीं है। अगर उतने फंड्स हैं तो ठीक है, अगर उतने फंड्स मेरे पास नहीं है तो मैं उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दूं, क्योंकि मेरे को उतने प्रॉफिट्स यील्ड नहीं होने वाले। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये देखा जाता है, प्रमोटर ये देखता है कि प्रोजेक्ट को जितना पैसा चाहिए उतना प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो स्टॉप कर दो प्रोजेक्ट वहीं। इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जा रही है। even if the project is technical and financial viable, suitable है, it may have a poor profitability, so that the promoters may have to take the expert advice. Only when the above feasibility studies give positive results, the promoters can launch the new project. ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आपकी ठीक है कि आप फाइनेंस लगा सकते हो। देखो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इकोनॉमिक में फ़र्क क्या है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स होने चाहिए प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है कि आप उससे प्रॉफिट कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे। अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो भी आपके लिए प्रोजेक्ट बेकार है, फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट देखो, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करो। लेकिन आप कहो कि टेक्निकली हम सॉलिड हैं, फाइनेंशियली सॉलिड है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी बेस्ट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमारी नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैरिंग आउट दैट प्रोजेक्ट। तो पुअर प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो उसको भी हम तब रोक दें, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो वी कैन कैरी आउट दैट प्रोजेक्ट। पहला पॉइंट था आपका, सबसे पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सेकंड पॉइंट था फिजिबिलिटी स्टडी जिसमें हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और
इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी। अब फंक्शन ऑफ प्रमोटर का अगला आता है नेम अप्रूवल। बिजनेस आइडिया डेवलप हो गया, फिजिबिलिटी स्टडीज पूरी हो गई, अब नेम अप्रूवल की बात करते हैं कि कुछ नाम रखा जाए कंपनी का। तो दे हैव टू सेलेक्ट अ नेम फॉर द कंपनी एंड इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सेम टू एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इट विल गेट अप्रूवल। अब मान लो मैंने कंपनी का नाम रख दिया, ये जैसे LG कंपनी है, सपोज मार्केट में LG कंपनी ऑलरेडी है, ठीक है, और मैंने इसका नाम रख दिया LG प्लस, मैंने कंपनी का नाम रख दिया LG प्लस या LG मिनी या LG प्रो। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है, कंपनी का रजिस्ट्रार जो है मेरी इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि मेरी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलती जुलती है। मैंने लिख दिया LG प्रो। अब दूसरा तो ये समझेगा ना कि LG कंपनी कोई प्रो वर्जन आया है, तो उससे क्या होगा कि इस LG की कंपनी की इमेज पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए नेम अप्रूवल भी देखा जाता है कि मिलता जुलता नहीं होना चाहिए दूसरी कंपनी से। फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जहां पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी की पावर्स लिखी होती हैं कि कंपनी के हाथ में क्या क्या पावर्स हैं और कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने अचीव करने हैं। व्हाट ऑल ऑब्जेक्टिव्स कंपनी हैज टू अचीव या व्हाट ऑल पावर्स द कंपनी इज कैरिंग, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फिक्सिंग अप द सिग्नेचर्स टू द MOA, promoters have to fix the members who are willing to sign the MOA and obtain their written consent to act as a directors and to take the qualification shares। अगर मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स अपनी ये इच्छा जाहिर करते हैं, कंसेंट शो करते हैं रिटर्न कि हम कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, और अगर सारे मेंबर चाहते हैं कि मैं बनूं इस कंपनी का डायरेक्टर, तो मैं उतने क्वालिफाइंग शेयर्स बाय करूंगा जितना मुझे डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए। तो प्रमोटर ये भी फिक्स करता है मेंबर्स को कि जो विलिंग है MOA साइन करने के लिए, कि हम MOA साइन कर रहे हैं कंपनी का, और ये हम दिलासा दे रहे हैं कि हम रिटर्न में आपको लिख के दे रहे हैं कि हम एज ए डायरेक्टर काम करेंगे और हम कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर लेंगे डायरेक्टर बनने के लिए। Excuse me. Appointment of professionals. Promoters are entitled to appoint professionals like mercantile bankers, auditors, underwriters, etc. Underwriter इसमें नहीं आएगा क्योंकि आ सकता है, अंडरराइटर भी आ सकता है। तो मर्केंटाइल बैंकर्स वगैरह जो जितना भी पैसा फंड रेस करके, पब्लिक से फंड रेस करके जो पैसा आएगा बैंक्स के पास रहेगा। ऑडिटर जो कंपनी का ऑडिट करते हैं। अंडरराइटर जो कंपनी के शेयर्स नहीं बिकते, अंडरराइटर्स अपने पास वो शेयर्स लिख लेते हैं कंपनी के और उस पर उतना स्टॉक ऑफ शेयर्स रख लेते हैं अपने पास और उसकी फ़ी चार्ज करते हैं। तो टू असिस्ट देम इन द फॉर्मेलिटीज ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। तो हम का हर प्रमोटर को कंपनी फॉर्म करने के लिए प्रोफेशनल्स भी अपॉइंट करने होते हैं। कंपनी के अपने बैंक अकाउंट्स भी होने चाहिए, बैंकर्स भी होने चाहिए जो कंपनी के फंड्स को देखें। कंपनी के ऑडिटर्स भी होने चाहिए जो कंपनी के अकाउंट्स को टाइम टू टाइम चेक करें, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये प्रोफेशनल्स हैं। preparing the necessary documents. तो promoters are bound to prepare necessary documents for the registration. अब प्रमोशन स्टेज के बाद आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज है जहां पे आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास जाके रजिस्टर कराओगे। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए? तो प्रमोटर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है जैसे कि MOA, AOA। MOA और AOA हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। MOA कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और पावर्स को बताता है, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA ये बताता है कि कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करेगा कंपनी। प्रोस्पेक्टस कंपनी के जो ब्राउचर्स हैं, इंफॉर्मेशन कि कंपनी जो फंड्स रेज करती है उसे कहाँ लगाएगी, कंपनी के क्रेडिटर्स कौन है, कंपनी के डेटर्स कौन है, या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस की तरह होता है लेकिन वो प्रोस्पेक्टस नहीं होता, एक ओरल स्टेटमेंट गिवन होती है कि उसमें कि भाई ये कंपनी के ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, वो सब चीज़ें
लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के क्या क्या डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो ये कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार करके रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाएगा और वो इनसे सेटिस्फाई होने के बाद कंपनी को रजिस्टर करेगा। डॉक्यूमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इसको पढ़ने से पहले जितना हमने पढ़ा उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। 3 स्टेज है, प्रमोशन, कॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन। स्टेजेस ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी के 2 स्टेज होते हैं, प्रमोशन एंड कॉर्पोरेशन। प्रमोशन स्टेज में प्रमोशन या प्रमोटर की डेफिनेशन में किसी ने कुछ पूछना है? हु इज अ प्रमोटर या व्हाट इज प्रमोशन? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। आर यू श्योर? किसी को कोई डाउट? मन्नत, No, sir. मन्नत, अनन्या, सुबानी? No, sir. Yeah, sir. एक सेकेंड, उठा क्यों नहीं रही है? ओके, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर में पहले पॉइंट में कोई डाउट किसी को? ऋत्विक? नो सर। और किसी को कोई डाउट? तारश, आर्यन? नो सर। आर्यन का कोई नेट का इशू है, क्या चक्कर है? 2 बार आया चला गया। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी में कोई डाउट किसी को? फिजिबिलिटी स्टडी में आपका टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी में, टेक्निकल फिजिबिलिटी में कोई डाउट? आरफ को डाउट? नो सर। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में? No, sir. इकोनॉमिक में? No, sir. नेम अप्रूवल में? इस वाले पॉइंट में? ये सर एक बार ये वापस बता दो। फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के पावर्स, कंपनी के हाथ में पावर्स क्या हैं, तो कंपनी के पावर्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स सब कुछ एमओए में लिखे होते हैं। अब उस एमओए को कौन साइन करता है? उस एमओए को साइन करता है कंपनी के डायरेक्टर्स। और कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे? जिन्हें कंपनी के मेंबर्स इलेक्शन में वोट देके इलेक्ट करेंगे। और यही वो डायरेक्टर्स होंगे जो अपनी कंसेंट, अपनी इच्छा से अपनी रजामंदी दे रहे हैं कि हम डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं और हम एमओए भी साइन करेंगे और क्वालिफाइंग शेयर्स भी लेंगे जितने एक डायरेक्टर के पास होने चाहिए। ठीक है? ओके सर। अपॉइंटमेंट ऑफ, इसमें कोई डाउट किसी को? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल में कोई डाउट? तो एक बार जो इसमें कार्टून बना हुआ है इसका भी मतलब समझा सकते हो कि सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्टून में ये जो भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या लॉयर कह लो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे हैं कि कंपनी में कितना पैसा आया, कंपनी का कितना पैसा गया। कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रही है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन बुक्स में दिखा रही है प्रॉफिट, लेकिन कैश फ्लो में प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी के हाथ में। कंपनी कितना डेट ले रखा है, कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी की करंट एसेट्स कितनी है, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कितनी है, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो वो सारा खाते चेक कर रहा है, उसके उसके ट्रेडिंग अकाउंट्स, उसके पीएनएल, उसके बैलेंस शीट्स, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको। तो ये देख के देख रहा है कि कंपनी में कोई घोटाला तो नहीं है, और ये पीछे कंपनी का ओनर है जो डर रहा है कि यार कोई गड़बड़ ना निकला है मेरे खातों में। ओके सर।
ये तो आपका सिंपल डॉक्यूमेंट्स वाले पॉइंट है, आगे डिटेल में आएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स हैं। एमओए मेमोरेंडम एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट रजामंदी ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स कि हम क्वालिफाइंग शेयर्स बाय करेंगे और हम साइन कर रहे हैं एमओए को। एग्रीमेंट्स, कोई अगर एग्रीमेंट बनना है वो उसकी कॉपी। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, कोई कंपनी डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना चाहती है कि हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनका ये कोई भी टाइप की कोई अनाउंसमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन। और रजिस्ट्रार कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने की पेमेंट ऑफ फीस जमा करानी है। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? नाउ व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? Memorandum of Association is most important document of the company. It defines the objectives and powers of the company and the company's relationship with the outside world. तो जितने भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स, कंपनी के कस्टमर्स, तो कंपनी का रिलेशनशिप आउटसाइड द वर्ल्ड वो रिप्रेजेंट करता है, और कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या कंपनी की पावर्स हैं जो वो यूज करेगा, वो एमओए में लिखा होता है। While preparing the memorandum of association, great care should be taken because the company cannot go beyond the limits laid down in it, as it is the charter or magna carta of the company. Charter of the company doctrine. Okay, तो चार्टर ऑफ द कंपनी या मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी का मतलब है कि इसमें लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या पावर्स हैं। तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या पावर्स हैं, जहां ये लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा या चार्टर ऑफ द कंपनी। कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या क्लॉजेज हैं, वो देखेंगे। सबसे पहला आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एमओए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए जितना हम कर रहे हैं ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेम क्लॉज। सबसे पहला नेम क्लॉज ये कंटेन करता है कि कंपनी का क्या नाम है। A company can have any name subject to the following condition, कि कंपनी का क्या नाम रखना है। और मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा होता है ये कि कंपनी का जो नेम क्लॉज, तो कंपनी का जो नाम रखना है, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। इट शुड नॉट गिव एनी इंप्रेशन दैट द कंपनी हैज अ कनेक्शन विद द गवर्नमेंट और नेशनल हीरोज। इट शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो नेम क्लॉज में क्या क्या पता होना चाहिए कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम ना हो, कोई भी ऐसा कोई कनेक्शन शो ना करे कि वो गवर्नमेंट या किसी नेशनल हीरो से कनेक्टेड है, और वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। डोमिसाइल क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज, इसका मतलब है प्लेस और स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में कहाँ है उसका एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ मेंशन होना चाहिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि भैया इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मानेसर में है, गुड़गांव में है, या जनकपुरी में कहाँ पे है, तो दैट इज योर डोमिसाइल या सिचुएशन क्लॉज। Exact address is not required at the time of registration, but it should be informed to the registrar within the 30 days. मानेसर में है, लेकिन कहाँ पे एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस क्या, वो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, इट डिफाइंस द पर। हाँ ऋत्विक। सर डोमिसाइल का मतलब क्या है वैसे? डोमिसाइल हो गया कि आपका आप कहाँ से हो। जैसे हम, मेरा डोमिसाइल दिल्ली है, मान लो कोई राजस्थान से आके फॉर्म भरता है तो वो डोमिसाइल एड्रेस डालेगा अपना राजस्थान। ओके सर। ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने कंपनी क्यों खोली है, उसका पर्पस क्या है। ऑफ द एम ऑफ द कंपनी बी डिस्क्लोज इन द ऑब्जेक्टिव क्लॉज, जैसे कि हम कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है,
कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर हम कार असेंबलिंग करेंगे या हमने कोई ट्रेडिंग करनी है या हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होना चाहिए। लायबिलिटी क्लॉज, हर मेंबर की कितनी लायबिलिटी है और वो अगर लिमिटेड है तो वो सब मेंशन होना चाहिए लायबिलिटी क्लॉज में। ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स हैं। लायबिलिटी क्लॉज कहता है दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। तो जो शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं और उन्होंने उस पे पे नहीं, द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझते हैं, अकाउंट, थोड़ा अकाउंटिंग है तो थोड़ा सा इसलिए देख लेते हैं, अकाउंट से रिलेटेड है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 ऑन विच ₹6 पेड पर शेयर, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द बैलेंस अमाउंट ऑफ 4 पर शेयर। यानी अगर एक शेयर होल्डर ने 1000 कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं और पर शेयर 10 रुपये का है, तो इसका मतलब 10,000 की उसकी वैल्यू होगी शेयर की, 1000 शेयर्स की। अब अगर मान लो उसने 1000 शेयर्स बाय किए और सिर्फ 6 रुपये पे किए हैं, तो यानी 6000 की तो उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड है और बाकी जो 4 रुपये के हिसाब से पर शेयर 4 रुपये के हिसाब से उसने अनपेड है, तो उसकी लिमिटेड ये लायबिलिटी भी है कि उसको ये पे करना है कंपनी को। तो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो ये क्लॉज, दिस क्लॉज लिमिट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय हिम, कि उसको इतना पे करना है, ये उसकी लायबिलिटी है। क्योंकि फेस वैल्यू 10 थी, उसने 6 रुपये पर शेयर पे किया था, 4 रुपये पर शेयर उसको अभी पे करना बाकी है। कैपिटल क्लॉज, it defines the maximum amount of capital that the company can be raised by the company, amount of capital that can be raised by the company। तो कैपिटल क्लॉज में है कि मैक्सिमम कितना कंपनी कितने शेयर्स इशू करके कितना पैसा रेज कर सकती है, उसकी लिमिट है कि इससे ज्यादा फंड रेज नहीं कर सकती। लायबिलिटी क्लॉज, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द मैक्सिमम capital, authorized capital with which the company is to be incorporated along with its division, that is 1 lakh shares of ₹10 comprises of total capital 10 lakh, that is authorized capital। तो liability clause की maximum capital, maximum authorized capital कितना, liability clause का मतलब है कि कंपनी कितना पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकती है, कितना पैसा कंपनी, जैसे कंपनी जनरेट करती है तो कंपनी के ऊपर वो लायबिलिटी है जो पैसा जनरेट करती है। तो अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और पर शेयर अगर 10 रुपये का है, तो यानी उसने उसके बाद टोटल, क्योंकि कैपिटल क्या आपकी लायबिलिटी, तो टोटल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख जो है दैट इज जनरेटेड इस केस में। तो दैट इज योर लायबिलिटी क्लॉज कि आप अपनी कितनी मैक्सिमम कैपिटल, कितना ऑथराइज्ड है आपको कि इतने अगर आप कितने शेयर इशू कर रहे हो तो उसके हिसाब से कितना रेज कर सकते हो, उसकी मैक्सिमम लिमिट आपको डिफाइन की हुई है। तो वो जो फंड रेज करेगी दैट इज द लायबिलिटी ऑन द कंपनी, तो दैट इज लायबिलिटी क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज कहता है इट इज अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग द विलिंगनेस ऑफ द मेंबर्स टू एसोसिएट in order to form a company and to take shares of the company। तो एसोसिएशन क्लॉज का मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी दिखाना चाहते हैं, तो वॉलंटरी एसोसिएशन, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन जहाँ पर मेंबर जो हैं अपने शेयर्स बाय करके कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो डिक्लेरेशन स्टेटिंग द विलिंगनेस ऑफ द मेंबर्स टू एसोसिएट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी, जैसे सब लोगों ने मिलकर कि हम कंपनी फॉर्म करेंगे, हम सब कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे और कंपनी फॉर्म करेंगे, दैट इज योर एसोसिएशन क्लॉज। इट मस्ट बी, एसोसिएशन क्लॉज must be signed by at least 7 persons in case of public company and at least 2 in case of private company। तो एसोसिएशन क्लॉज में 7 पीपल, 7 मेंबर्स अगर साइन करते हैं तो कंपनी फॉर्म होती है, और प्राइवेट कंपनी में अगर कम से कम 2 बंदे साइन करेंगे, कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे और कंपनी फॉर्म करेंगे, तो प्राइवेट कंपनी फॉर्म होगी।
ये हमने पहले ही पढ़ा था। देयर शुड बी मिनिमम 2 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 7 मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट की मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? पब्लिक की तो अनलिमिटेड है और प्राइवेट की, तो ये हो गए आपके कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, नेम क्लॉज, सिचुएशन, डोमिसाइल, ऑब्जेक्टिव, लिमिट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड एसोसिएशन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इसको यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ ले।